दोस्तों नमस्कार। मैं KR फौजदार एक बार फिर आपके सामने राजस्थान का भूगोल लेकर के हमारे YouTube चैनल वाईफाई एक्मे में उपस्थित हूँ। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली बार मरुस्थल का पार्ट पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आगे पढ़ते हैं हम अरावली। दूसरा राजस्थान का भौतिक प्रदेश है अरावली। अरावली जो पर्वतमाला है यह गोंडवाना लैंड का भाग है। जैसे कि हमने देखा मरुस्थल जो है वह तैतीस सागर का भाग था, इसी प्रकार से अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड क्या है इसको हम आगे की वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, उस समय डिटेल से बता देंगे। अरावली राजस्थान में लगभग 9.3% भाग पर यानी राउंड फिगर में 9% भाग पर फैला हुआ है और इस पर लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। यह एक पर्वतीय भाग है और इसका जो आकार है उसकी यदि हम बात करते हैं मैप में तो इस तरीके से ये अरावली पाई जाती है। अब अपन देख सकते हैं कि इस जगह अधिक विस्तार हो रहा है, यहाँ अधिक विस्तार हो रहा है, लेकिन बीच में इसका कम विस्तार है। और पूरे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो पर्वत श्रृंखलाएं वो पाई जाती है वो मैक्सिमम पर्वत श्रृंखलाएं अरावली की पाई जाती है। इनके अलावा अगर कोई पर्वत श्रृंखला पाई जाती है तो वह है विंध्यन क्रम की पर्वत श्रृंखला। जैसे इस पार्ट में या इस पार्ट में जो श्रृंखलाएं हैं वो विंध्यन क्रम की श्रृंखलाओं के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं कि अरावली का जो रूप है वो कैसा है। तो अरावली का जो निर्माण है वह निर्माण समय की यदि हम बात करते हैं तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है या प्रारंभ हुआ है, इसलिए यह प्राचीन पर्वतमाला है। दूसरी बात, जब इसका निर्माण हुआ था तो इसकी एवरेज हाइट, औसत हाइट सभी चोटियों को मिलाकर के उसमें उनका भाग देने पर जो एवरेज हाइट आती वो बताई जाती है 2800 मीटर। लेकिन आज अगर इसकी सभी चोटियों का हम ऊंचाई गिनते हैं और उसमें उन संख्या का भाग देते हैं तो आज की डेट में इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है 930 मीटर। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कमी हुई है और इसके कारण यह अवशिष्ट पर्वतमाला कहलाती है। इसके बाद देखते हैं लावा के कारण इसमें जब वलन पड़ा, इसकी प्रक्रिया में बनने की प्रक्रिया में वलन पड़ा, इसलिए इसको हम वलित पर्वतमाला भी कहते हैं। तो तीन विशेषताएं इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। यह पर्वतमाला प्राचीन है, अवशिष्ट है और वलन है या वलित है। तो कई बार परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला है, ऑप्शन ए एक प्राचीन पर्वतमाला, ऑप्शन बी एक अवशिष्ट पर्वतमाला, ऑप्शन सी एक वलित पर्वतमाला और ऑप्शन डी प्राचीन अवशिष्ट वलित पर्वतमाला। तो आंसर हो जाएगा आपका प्राचीन अवशिष्ट और वलित पर्वतमाला। इस तरीके से इसके ये निर्माण की बात हुई। अब बात करते हैं कि ये कहां से कहां तक फैली है। तो विस्तार की यदि हम बात करें, इसके नाम की यदि बात करें कि इसका नाम अरावली कैसे पड़ा, तो अरावली
का मैंने बताया पूर्व में 2800 मीटर औसत ऊंचाई थी, अर्थात ये बहुत अधिक ऊंचाई थी, बहुत अधिक ऊंचाई थी। और इस तरीके से इसकी पर्वत श्रृंखलाएं दूर से दिखाई देती थी लगातार, और ऐसा लगता था जैसे कोई पहियों की लाइन बना दी गई है। इसलिए अर शब्द का अर्थ होता है पहिया और अवली का अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात पहियों की पंक्ति। तो ऐसे पहियों की पंक्ति के नाम पर इसका नाम पड़ा है अरावली। इसके बाद में अरावली के प्रारंभ की यदि हम बात करते हैं तो अरावली का प्रारंभ जो है वो अरब सागर से माना गया है। अरब सागर से इसका प्रारंभ होता है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली का पिता कहा जाता है क्योंकि अध्ययन करने पर पता चलता है कि अरब सागर के अंदर भी कुछ पहाड़ियां हैं जो सागर में डूबी हुई हैं, उनकी समानता अरावली की चट्टानों से है। इसके बाद में इसकी जमीन की बात करते हैं कि जमीन पर कहां दृश्यगत होती है, दिखाई कहां पड़ती है। तो गुजरात के अंदर ये पालनपुर प्लेस है, इस पालनपुर के आसपास ये पहाड़ियां दिखाई देती हैं जमीन पर। इस पालनपुर से हम आगे चलते हैं तो गुजरात में ही एक प्लेस आता है खेड़ ब्रह्मा। ये खेड़ ब्रह्म जो प्लेस है वो गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है। कई जगह इसको राजस्थान में गाइडों में लिख देते हैं या बुक्स में लिख देते हैं। खेड़ ब्रह्म गुजरात का एक प्लेस है। इस गुजरात के खेड़ ब्रह्म से पार करने के बाद यह सिरोही जिले में, किस जिले में? सिरोही जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है। क्योंकि इधर जिला तो यहां उदयपुर भी है, डूंगरपुर भी है और सिरोही भी है, तो किस में प्रवेश मानेंगे? इसलिए यह सिरोही जिले में प्रवेश मानी जाएगी। अगर आप इधर से चल रहे हैं, ये कोई 3 स्थान है A, B, C, तो आप सबसे पहले प्रवेश कहां कर रहे हैं? ऐसे ये स्थान बसे हुए हैं तो पहले आप यहां प्रवेश कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप इसका अगर देशांतरीय विस्तार देखेंगे, उदयपुर का, डूंगरपुर का और सिरोही का, तो पहले कौन आता है? पहले सिरोही आता है। अब बात आती है खेड़ ब्रह्म की, तो अपन खेड़ ब्रह्म को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो खेड़ ब्रह्म देखिए, सिरोही और सिरोही से पहले यहां एक खेड़ ब्रह्म, ये प्लेस, ये खेड़ ब्रह्म है। उदयपुर से गुजरात की तरफ बॉर्डर पर जाते हैं तब यह खेड़ ब्रह्म आता है। ये एकदम स्पष्ट गुजरात में बना हुआ है। अब प्रवेश की बात आ रही है तो ये इसका क्या हो गया? देशांतरीय विस्तार हो गया। तो इस जगह से जब ये पालनपुर है तो यहां से जब ये पहाड़ी ऐसे जाएगी तो पहले कहां प्रवेश करेगी? पहले यहां सिरोही में प्रवेश करेगी। कई जगह खेड़ ब्रह्म लिखा हुआ है तो खेड़ ब्रह्म ये हो जाएगी। और अगर कई बार देखिए परीक्षाओं में नए शब्द आते हैं, अब खेड़ ब्रह्म एक प्लेस दे रखा है तो हमेशा कोई तो आएगा नहीं। इसके बाद ये इकबालगढ़ नामक एक प्लेस है, ये भी आ सकता है। सिरोही से पहले पड़ता है इकबालगढ़ और उदयपुर से पहले पड़ता है खेड़ ब्रह्म, इसलिए इकबालगढ़ को भी अपने को याद रखना होगा। इकबालगढ़ से प्रवेश करती है या फिर खेड़ ब्रह्म से प्रवेश करती है, ये दोनों ही गुजरात के प्लेस है, राजस्थान के प्लेस नहीं है। तो ये राजस्थान से कहां आती है? तो सिरोही जिले में प्रवेश करती है। फिर इसके बाद में ये एक विकर्ण के रूप में फैली हुई है। गणित का शब्द है विकर्ण, तो एक चतुर्भुज जो होता है उसमें 2 कोणों को मिलाने वाला भाग है वो विकर्ण है। तो ये राजस्थान की स्थिति है वो पतंगाकार है। इस पतंगाकार आकृति में एक विकर्ण के रूप में ये फैली हुई है।
तो इसलिए यह दक्षिण पश्चिम से दिशा इसकी याद रखनी होती है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। क्योंकि देखिए जब ये इधर से जा रही है, प्रारंभ हम इसका इधर मान रहे हैं, तो फिर ये ऐसे जाना इसका निश्चित हो जाएगा। तो निश्चित रूप से दक्षिण पश्चिम शब्द पहले आएगा, उत्तर पूर्व बाद में आएगा। क्योंकि हम ऐसे नहीं मानेंगे कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। क्यों? क्योंकि अरावली को प्रारंभ माना है अरब सागर से, और यहां पर दूसरा रीजन ये है कि अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो ऊंचाई भी आपकी उदयपुर और सिरोही जिलों में पाई जाती है। इसलिए यहां से अगर इसका हम एक मैप देखें तो इस तरीके से ये कम होती हुई चली जाएगी, इस तरीके से ये कम होती हुई चली जाएगी। यहां इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है, फिर इसके बाद ये धीरे 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 कम होती हुई चली जाएगी। इसकी हाइट, यह आधार इसका बराबर है, तो ऐसे ही इसकी हाइट कम होती हुई चली जा रही है। कहां से कहां तक जा रही है? तो पालनपुर से लेकर के और दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली है, इस दिल्ली के अंदर यह पहाड़ियों का नाम है रायसीना की पहाड़ियां। रायसीना की पहाड़ियां, इन रायसीना की पहाड़ियों पर जाकर के ये खत्म होती है। और इस रायसीना की पहाड़ी पर आज की डेट में JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और राष्ट्रपति भवन बना दिए गए हैं। इसलिए आज यह कोई पहाड़ी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि पहाड़ों पर इसका विकास किया गया है, प्लेन कर दिया गया उनको। तो ये इस तरीके से पूरा विस्तार है, और इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। पालनपुर से लेकर के और दिल्ली तक की जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। इनमें से, इस लंबाई में से राजस्थान के अंदर जो लंबाई है वह है 550 किलोमीटर की लंबाई। 550 किलोमीटर की लंबाई में ये राजस्थान में फैली हुई है। अगर इसका हम प्रतिशत देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 80% भाग राजस्थान में फैला हुआ है। इसके बाद में सर्वाधिक जो चौड़ाई है, चौड़ाई की अगर बात करते हैं किसी एक जिले में सर्वाधिक जो चौड़ाई है तो वो है उदयपुर में। और एक जिले में सबसे ज्यादा ऊंचाई है तो ऊंचाई है इसकी सिरोही के अंदर। सबको पता है गुरु शिखर नामक चोटी है। इस गुरु शिखर नामक चोटी को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है, संतों का शिखर कहा है। तो ये इसकी सबसे अधिक ऊंचाई और चौड़ाई वाले प्लेस हैं। और सबसे कम चौड़ाई है तो वो है अजमेर में। अजमेर जिले में यहां देख सकते हैं हम सबसे कम चौड़ाई है। राजस्थान में ये छोड़ती कहां से है? तो राजस्थान में ये सिरोही से प्रवेश करती है और यह जिला है आपका ये झुंझुनू, और इधर को आपका जिला आता है ये अलवर। तो अलवर और झुंझुनू से, अलवर व झुंझुनू से ये खेतड़ी प्लेस है। झुंझुनू के अंदर खेतड़ी, झुंझुनू में खेतड़ी, इस खेतड़ी से ये राजस्थान को छोड़ देती है। इसके अलावा अलवर है, अलवर के पूर्वी भाग से ये निकल जाती है और यहां से ये आगे छोड़ देती है। तो जो भी ऑप्शन में होगा, अलवर होगा तो अलवर और झुंझुनू होगा तो झुंझुनू। इन दोनों ही प्लेसों से ये क्या करती है? राजस्थान को छोड़ देती है और दिल्ली तक जाती है। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। तीन भागों की यदि हम बात करते हैं तो पहला भाग आता है उत्तरी अरावली, सेकंड पार्ट है मध्य अरावली,
और थर्ड पार्ट है दक्षिणी अरावली। अब इसमें हम जिलों की बात करें कि टोटल कितने जिले हैं, तो यदि हम जिलों की बात करते हैं तो देखिए डूंगरपुर है, इसके अलावा उदयपुर है, सिरोही है। तो डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर। इसके बाद में आगे चलते हैं तो राजसमंद आएगा, राजसमंद से आगे जाएंगे तो अजमेर आएगा, और अजमेर से आगे जाएंगे तो आपका सीकर, जयपुर और अलवर और एक झुंझुनू। इन जिलों के अंतर्गत ये फैली हुई है। तो अपन देख सकते हैं 9 जिले के अंतर्गत ये फैली हुई है। एक जिला और है इसमें, पाली। पाली के अंदर भी इसका भाग पाया जाता है। तो टोटल 10 जिलों के अंतर्गत ये फैली हुई है, जहां से लूनी नदी का आगे विस्तार होता है, सहायक नदियों का। तो ये 10 जिलों के अंतर्गत अरावली फैली हुई है। अभी हम बात कर रहे हैं उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनमें अलवर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। हालांकि सीकर और झुंझुनू जो है वो मरुस्थलीय जिले में पढ़े जाते हैं, लेकिन यहाँ इनकी कुछ पहाड़ियां अपने को देखने को मिलती हैं। ये जो रेड कलर है ये आपका पर्वतीय भाग को दिखा रहा है। इसमें देखिए तोरावाटी का पर्वत है, खेतड़ी पर्वत है, ये आपके रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां सीकर के अंदर पाई जाती हैं। तो ये स्पष्ट करती हैं कि यहाँ अरावली का भाग है। इस तरह से अब इसकी उत्तरी भाग की बात करें हम, तो उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई, केवल उत्तरी भाग की पूरी अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर, लेकिन केवल उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई है तो 450 मीटर, 450 मीटर पाई जाती है। अब इसके अंतर्गत जिले मैंने आपको बता दिए हैं, सीकर है, जयपुर है, अलवर है और झुंझुनू है। अब इसकी पहाड़ियों की बात करें हम तो देखो सबसे ऊंची पहाड़ी उत्तरी भाग में है, उसका नाम है सीकर जिले में रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ सीकर से रघुनाथगढ़ पड़ता है उदयपुर वाटी। सीकर से उदयपुर वाटी के बीच में जाएंगे तो रास्ते में रघुनाथगढ़ की पहाड़ी आती है। इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की नहीं, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में अन्य चोटियों की यदि हम बात करते हैं तो अलवर के अंदर पाई जाने वाली चोटी है जैसे बैराट, ये अलवर जिले में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई है 792 मीटर। इसके अलावा अलवर जिले में दूसरी है भानगढ़। भानगढ़ का किला जिसको हम कहते हैं, ये 649 किलोमीटर, सारी ऊंचाई मीटर में होंगी, किलोमीटर में एक भी नहीं होगी। इसके अलावा सीरावास 651 मीटर। एक है बाला किला या इसी को कहते हैं अलवर किला, बाला किला, इसकी ऊंचाई है 597 मीटर। तो ये उत्तरी अरावली की कुछ चोटियां हैं अलवर जिले की, जिसमें बैराट है 792 मीटर, भानगढ़ है 649 मीटर, सीरावास है 651 मीटर, बाला किला है 597 मीटर। क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी छोटी पहाड़ी कहाँ पर है और उसकी क्या ऊंचाई है। इसके बाद में बात करते हैं जयपुर की। जयपुर के अंदर एक पहाड़ी है खो पहाड़ी की यदि हम बात करते हैं तो ये लगभग 920 मीटर ऊंची है, जो जयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। जयपुर की सबसे ऊंची चोटी है और उत्तरी अरावली में भी सबसे ऊंची चोटी है। किसको छोड़ करके? रघुनाथगढ़ को छोड़ करके। उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है जयगढ़।
जहां पर किला बना हुआ है जयगढ़ का, इसकी ऊंचाई है 648 मीटर। उसके बाद में आता है नाहरगढ़। नाहरगढ़ की ऊंचाई है 600 मीटर या 599 मीटर। तो ये 3 चोटियां प्रमुख हैं जयपुर के अंदर। जयपुर में एक है खो, दूसरी है जयगढ़, तीसरी है नाहरगढ़। तो ये चोटियां हैं। खो की ऊंचाई है 920 मीटर, जयगढ़ की है 648 मीटर और नाहरगढ़ की है 599 मीटर। इस तरीके से ये आपकी उत्तरी जो अरावली है इसका विस्तार पाया जाता है। और इस उत्तरी अरावली के अंदर जो नदियां हैं प्रमुख रूप से उनमें जैसे बाणगंगा नदी है, बाणगंगा नदी है जो कि जयपुर जिले के बैराज क्षेत्र से निकलती है और ये पूर्वी राजस्थान में बहती है। दूसरी ढूंढ नदी है, ढूंढ नदी है तो ये आपके मोरैल की सहायक नदी है। ये मोरैल है, इसकी सहायक नदी है। ये भी जयपुर पर्वत में, जयपुर प्रदेश से निकलती है और इसी के आधार पर इस क्षेत्र को ढूंढाड़ भी कहा जाता है। टोंक और जयपुर का जो क्षेत्र है उसको ढूंढाड़ इसी आधार पर, ढूंढ नदी के आधार पर कहा जाता है। इसी प्रकार से तीसरी नदी की यदि अपन बात करते तो पीछे हमने देखा था कांतली नदी। तो कांतली नदी भी सीकर की श्रीमाधोपुर के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये 3 नदियां हैं और इनके बनाए गए जो मैदान हैं इन पर्वतों के बीच में वो भी अंतर पर्वतीय मैदान के एग्जाम्पल हैं। जैसा कि अपन ने पीछे लूनी नदी का जो क्षेत्र पढ़ा था फिजिकल पार्ट अर्धशुष्क मैदान में, अर्धशुष्क मरुस्थल क्षेत्र में, वहां भी अंतर पर्वतीय क्षेत्र की बात की थी और एक बार परीक्षा में पूछा हुआ भी था। इस तरीके से यह आपका भाग होता है उत्तरी अरावली पर्वतीय क्षेत्र। करते हैं अरावली के मध्य भाग की। अरावली का मध्य भाग जो है यह पाया जाता है अजमेर जिले में मुख्यतः, प्लस पाली जिले में। अब देखिए अरावली का सबसे कम विस्तार पाया जाता है आपका, तो वो भी कहां पर है, अजमेर जिले के अंतर्गत है। यहाँ अजमेर में यह अरावली कटे फटे रूप में पाई जाती है, कटे फटे रूप में पाई जाती है। अर्थात यह अरावली रेगुलर नहीं है, लगातार नहीं है। जैसे यहाँ पहाड़ी है, फिर दूसरी पहाड़ी यहाँ है, तीसरी पहाड़ी यहाँ है। तो इसका मतलब है, एक प्रश्न बनता है यहाँ से, वो क्या प्रश्न है कि अरावली में वायु घाटियां कहाँ पाई जाती हैं। तो मध्य अरावली में पाई जाती हैं या जिला पूछे तो अजमेर में पाई जाती है। शब्द होगा वायु घाटी कहाँ पाई जाती है। वायु घाटी का मतलब ये है कि इधर से अब ये पवन चलेगी और इधर से यूं घूम करके और इसमें से निकल जाएगी, या पश्चिम से जब हवाएं आती हैं तो वो पूर्व की तरफ यहाँ से घूम घाम के इन पहाड़ियों के बीच में से निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि ये कटी फटी है, रेगुलर नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं अजमेर के अंदर यहाँ जो इन प्लेसों के बीच में रास्ता गुजरता है, इस रास्ते को कहते हैं दर्रा। तो यहाँ पर कुछ दर्रे पाए जाते हैं, इनमें प्रमुख रूप से एक दर्रा है बर दर्रा। बर एक जगह का नाम है और उस दर्रे से रास्ता गुजरता है जहां से NH 14 निकाला गया है। NH 14 मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने का जो स्थान है वो क्या है? बर दर्रा है। ये ऐसा प्रश्न बनता है कि मारवाड़ को मेवाड़ से निम्न में से किस दर्रे या नाल के द्वारा जोड़ा जाता है? तो नाल को, दर्रे को इंग्लिश में कहते हैं पास। तो पासेस जो है वो यहाँ इसका नाम होगा बर दर्रा। इसके अलावा और भी यहाँ दर्रे पाए जाते हैं। अजमेर में कौन कौन से दर्रे हैं वो देख लेते हैं। एक तो हो गया आपका बर दर्रा, इसके अलावा हो गया परवेरिया दर्रा, परवेरिया का दर्रा। दूसरा हो गया सूरा घाट, सूरा घाट का दर्रा। इसके बाद हो गया आपका शिवपुरी का दर्रा। तो ये 4 दर्रे आपको अजमेर में याद रखने हैं। एक तो बर दर्रा, परवेरिया दर्रा, सूरा घाट दर्रा, शिवपुरी दर्रा। इसके अलावा मध्य अरावली में भाग गिना जाता है आपका पाली का। मैंने कहा मध्य अरावली में पाली जिला भी आता है।
तो पाली में पाई जाने वाली जो नाल हैं, जो दर्रे हैं, कहीं नाल कहा जाता है, कहीं दर्रा कहा जाता है, उनका नाम देखें अपन, जैसे सोमेश्वर की नाल, बहुत प्रसिद्ध नाल है सोमेश्वर की नाल, ठीक है। इसके अलावा देसूरी की नाल, देसूरी की नाल, देसूरी जो है वो राजसमंद से पाली जाने का रास्ता प्रदान करती है, अर्थात राजसमंद जिले को पाली जिले से जोड़ने का काम करती है देसूरी नाल। ये पड़ती कहाँ है, तो पाली जिले में है। इसके अलावा एक नाल है हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, यह भी राजसमंद से पाली जाने का काम करती है या जोड़ने का काम करती है। कहाँ पड़ती है, तो पाली जिले में। इनका डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है, देसूरी की नाल पाली जिले में, सोमेश्वर की नाल पाली जिले में, और हाथीगुड़ा की नाल पाली जिले में। अब इसके बाद में इसकी हाइट की बात करते हैं, चोटियों की बात करते हैं, कौन कौन सी चोटियां यहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, इन चोटियों में हम पढ़ते आए हैं कि सब अजमेर के अंदर तारागढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, तारागढ़। लेकिन अब इसको अपने को करेक्शन करना पड़ेगा, राजसमंद जिले में के पास में और पाली जिले के पास में, मैंने पीछे मैप में आपको बताया था कि अजमेर दो भागों में टूटा हुआ है, दो भागों में टूटा हुआ है। और वो टूटे हुए दो भाग कौन से हैं, वो भी अपन मैप में देख लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहां से अगर आपको दिख रहा है तो ये जिला है अजमेर, गुलाबी कलर का। इसके बाद में ये नीले कलर का है राजसमंद और पीले कलर का है पाली। अब यहाँ ये राजसमंद जिला है जो बैगनी कलर में है, और यहाँ गुलाबी, ये अजमेर खत्म हो गया इस जगह, और ये राजसमंद लग गया, और ये पाली है। इसके बीच में या एक और बीच में क्या आ रहा है, प्लेस आ रहा है, और ये प्लेस जो है इसको हम क्या कहते हैं, टाडगढ़ कहते हैं। ये लिखा हुआ है इसमें टाडगढ़, टाडगढ़। यहाँ एक अभ्यारण्य भी है जिसको हम टाडगढ़ अभ्यारण्य कहते हैं। इस टाडगढ़ अभ्यारण्य की जो ऊंचाई है ये है 933 मीटर। ये अजमेर का जो टूटा हुआ भाग है, छोटा सा पार्ट बचा हुआ है यहाँ, तो ये दो खंडों में, एक तो अजमेर, दूसरा चित्तौड़ की बात की मैंने, ये चित्तौड़ और ये चित्तौड़, बीच में भीलवाड़ा आता है। ऐसे ही अजमेर के मुख्य भाग और टूटे हुए भाग के बीच में राजसमंद जिला आता है, भीम का पार्ट आता है। तो इस टूटे हुए भाग के अंदर जो ये पाया जाता है, इस की यदि अपन बात करें तो इस तरीके से अब सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी टाडगढ़। इसी को कहते हैं गोराम जी। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, इस क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा वो क्या है, वो है आपकी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, और उसका नाम है गोराम जी। तो इस चोटी के अंतर्गत अब आपको ध्यान रखना होगा कि मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी गोराम जी। अब बात करते हैं टाडगढ़ की, सॉरी तारागढ़ की। तारागढ़ जो है वो अजमेर में स्थित है। तारागढ़ का किला जिसको अपन कह रहे हैं अजमेर में। एक तारागढ़ का किला बूंदी में भी है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं तारागढ़ अजमेर की। इसकी ऊंचाई है 870 मीटर। तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो 870 मीटर है। इसके अलावा एक है नाग पहाड़, जहां से आप लूनी नदी का उद्गम पढ़ते हैं, वह है 795 मीटर। तो तीन चीजें मध्य अरावली में आपको ध्यान रखनी है। सबसे ऊंची चोटी मध्य अरावली की गोराम जी अथवा टाडगढ़, बात एक ही है। ऊंचाई कितनी है, 933 मीटर। और इसके साथ में ही तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो वह है आपकी अजमेर में 870 मीटर।
इसी प्रकार से नाग पहाड़ ये कहाँ पड़ता है? पुष्कर और अजमेर के बीच पड़ता है। पुष्कर अजमेर, अजमेर से पुष्कर जाते हैं जो पहाड़ी घाटी आती है उसी को नाग पहाड़ कहा जाता है। तो ये है आपका 795 मीटर। ये तीनों जो है कहाँ पाई जाती है? मध्य अरावली के अंतर्गत अपनी चोटियां पाई जाती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें से मैंने आपको बताया कि वायु घाटियां, तो वायु घाटियों का आपका विशेष ध्यान रखना है। तीसरा आपके दर्रे हो जाते हैं। तो ये छोटा क्षेत्र है अरावली का, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनते भी नहीं है, लेकिन दक्षिणी भाग जो है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा पार्ट हमारा दक्षिणी अरावली होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है प्रश्नों की दृष्टि से। अच्छा, एक बात यह है कि उत्तरी जो अरावली है हमारी, इसकी हमने बात की थी, थोड़ा एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। यह है क्वार्टजाइट और फाइलाइट। क्वार्टजाइट व फाइलाइट चट्टानों से बना हुआ है, चट्टानों से बना है। इसके बाद में ये क्वार्टजाइट होता है कठोर, और फाइलाइट जो होता है वो होता है मुलायम। कैसा होता है? मुलायम। और उत्तरी अरावली में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उनको देहली क्रम की चट्टानों में शामिल किया जाता है। मालानी क्रम, देहली क्रम, अरावली क्रम, ये भूतत्व की बात है। पीछे मैंने आपको बताया 1928 में A.M. हेरोन ने राजस्थान के भूतत्व का वर्गीकरण किया है, अर्थात किस चीज से बनी है उसकी यदि अपन बात करते हैं तो भूतत्व की बात है। क्वार्टजाइट से बनी है, फाइलाइट से बनी है। क्वार्टजाइट कैसा होता है? कठोर होता है, और फाइलाइट कैसा होता है? मुलायम होता है। दक्षिणी अरावली की बात करते हैं तो ये अरावली बनी है ग्रेनाइट से। पहली बात, दक्षिणी अरावली जो बनी है वह ग्रेनाइट पार्ट से बनी है। इसके अलावा मध्य अरावली में एक क्वेश्चन ये भी थोड़ा देखें। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई लगभग 870 मीटर है। जितनी तारागढ़ की ऊंचाई है उतनी ही उसकी क्या है? औसत ऊंचाई निकाली जाती है, क्योंकि 933 किसकी है? मोराम जी की या गोराम जी की, तालगढ़ जिसको हमने कहा। तो औसत ऊंचाई मध्य अरावली की औसत ऊंचाई लगभग 870 मीटर, उत्तरी अरावली की लगभग औसत ऊंचाई बताई थी हमने 450 मीटर, और दक्षिणी अरावली की अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसकी भी बता देते हैं 900 मीटर। अधिकतम ऊंचाई ना होकर के ये है औसत ऊंचाई 900 मीटर। दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है 900 मीटर, पूरी अरावली की ऊंचाई है औसत 930 मीटर। इस तरीके से आपका ये प्रारंभ होता है दक्षिणी अरावली पार्ट। दक्षिणी अरावली में अगर जिलों की बात करते हैं तो देखिए डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही, ये 4 जिले इसके मुख्य जिले हैं। अभी मैंने इस चैप्टर स्टार्ट करते समय बताया था कि राजस्थान में 2 प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक तो अरावली की पर्वत श्रृंखला और दूसरी पाई जाती है विंध्यन क्रम की पर्वत श्रृंखला। जैसे अभी हम बात कर लेते हैं कि सब जैसलमेर में जो त्रिकूट पहाड़ी है वो किसका भाग है। बात कर लेते हैं साहब बाड़मेर के अंदर छप्पनिया की पहाड़ियां पाई जाती हैं, वो किसका भाग है। नाकोड़ा पर्वत किसका भाग है। नाकोड़ा एक पर्वत का नाम है बाड़मेर जिले में, और नाकोड़ा शहर का भी नाम है वहीं पर। तो नाकोड़ा शहर को मेवा नगर भी कहते हैं। ये आप एक क्वेश्चन अलग से थोड़ा ध्यान रखना।
नाकोड़ा शहर को मेवा नगर के नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा में जैन मंदिर है, जैन पार्श्वनाथ मंदिर है। पर हमारी मूल बात ये चल रही थी कि साहब इनको कौन सी पहाड़ियां कहेंगे, क्योंकि यहां तो आप अरावली बता ही नहीं रहे हैं। तो अब इसको समझना ये जरूरी हो जाता है कि राजस्थान में दो प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं, अरावली पहाड़ी और विंध्यन पहाड़ी। तो गलती से आप ये नहीं समझेंगे कि ये विंध्यन पहाड़ी है। विंध्यन पहाड़ियों का इलाका मैंने आपको पूर्व में बताया केवल हाड़ौती पठार और पूर्वी राजस्थान में है। तो ये जो पहाड़ियां थी ये किसकी हैं, तो अरावली के दो भाग करके आप पढ़ते हैं। एक होता है मुख्य भाग, मुख्य भाग जो हमने 10 जिले अभी पढ़े थे वो मुख्य भाग के अंतर्गत हैं। इसके अलावा चाहे दौसा हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे वो आपका और कोई जिला हो जहां पहाड़ियां पाई जाती हैं, वो अरावली की गौण श्रृंखला कहलाती हैं। है अरावली, जैसे बूंदी में अडावाला पर्वत, शिखर सतूर, तो ये गौण भाग है, गौण विस्तार कहलाता है अरावली का। चलिए चलते हैं दक्षिणी भाग के अंतर्गत। तो दक्षिणी भाग का मैंने आपको बताया विस्तार जिन जिलों में पाया जाता है उन जिलों के नाम हैं डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही। अब इसके अंतर्गत देखिए कुछ चीजें आती हैं, जैसे भोराट का पठार, भोराट का पठार एक शब्द है भोराट का पठार। कि भोराट का पठार क्या है, ये हम अगर बात करते हैं तो भोराट का पठार देखिए राजसमंद जिले में एक प्लेस है कुंभलगढ़, बड़ा ही रमणीक प्लेस है। कुंभलगढ़ का किला भी है, एक बात। दूसरी बात, कुंभलगढ़ ग्रीनरी वाला प्लेस है, एकदम ऐसा शीतल रहता है। राजस्थान का ठंडा प्रदेश जैसे सिरोही है, उसके बाद अगर कोई प्लेस है तो वो कुंभलगढ़ है। तो कुंभलगढ़ वाला जो क्षेत्र है, कुंभलगढ़ से लेकर के उदयपुर जिले में एक प्लेस है गोगुंडा। इस दोनों के बीच में जो पठारी भाग पाया जाता है इसको कहते हैं भोराट का पठार। तो ये अपने ध्यान रखना है कि भोराट का पठार कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भोराट का पठार गोगुंदा से लेकर उदयपुर के गोगुंदा से लेकर राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। इस पठार की यदि अपन बात करते हैं ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर है। इसके बाद में अगर अपन बात करें, एक शब्द है गिरवा, क्योंकि दक्षिणी अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एक एक शब्द को लेंगे। गिरवा क्या है, ये प्रश्न कई बार आता है, गिरवा क्या है। तो उदयपुर जो शहर है, उदयपुर शहर है, इसको देखिए आप। उदयपुर शहर इस तरीके से है और इसके ये पहाड़ी आप देख रहे हैं मैप में, ये पहाड़ी दिख रही है, ये पहाड़ी इस तरीके से। इसका मतलब ये थोड़ा सा एक प्लेस इधर से बचा हुआ है और थोड़ा सा एक प्लेस इधर से बचा हुआ है, बाकी ये क्या है, सब घिरा हुआ है। तो पहला शब्द है कि गिरवा क्या है, तो पहाड़ियों की श्रृंखला। ये आप जानते हैं कि उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियां हैं, उसको क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। लेकिन अगर ये परीक्षा में पूछ लिया कि गिरवा का अर्थ क्या है, तो गिरवा का अर्थ होता है पहाड़ियों की श्रृंखला। अब ये श्रृंखला ऐसी बनी हुई है जो खड़े ढाल वाली है और इसके बीच में बसा हुआ है उदयपुर शहर, इसको कहा जाता है गिरवा। इसको आप प्लेट नुमा कह लो, तस्त्री नुमा कह लो, किसी भी प्रकार से कह लो, वो सब क्या कहलाता है, गिरवा कहलाता है।
नेक्स्ट अभी इसमें मैटर काफ़ी शेष है, अगली क्लास में ही हो पाएगा, इस क्लास में हो नहीं पाएगा, तो अगले शेष बचे हुए भाग को आप अगले वीडियो में देखें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप वीडियो देख करके बस खुद देख लेते हैं, दूसरों को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ में समान भावना होनी चाहिए, बांटने की, बांट के खाओ। तो सबको ये वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।